गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, जो आपके जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम हुए हैं उनमें से उठाए गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हैं। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, क्योंकि हमारे टॉपिक वही रहते हैं। क्वेश्चन उसमें एक बार फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम। सेल्डन द्वारा जो बुक दी गई, सेल्डन ने व्यक्तित्व के का वर्गीकरण किस दृष्टि से किया है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है हमारा। शारीरिक शिक्षा दिया गया। सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक दृष्टि से किया है। अच्छा, शारीरिक दृष्टि से किया है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आप कुछ भी लिख देंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। लेकिन सेल्डन की बुक से, सेल्डन ने एक 1954 में एक बुक लॉन्च की थी, ठीक है। उसका नाम क्या था? एटलस ऑफ मैन। एटलस ऑफ मैन नाम था उस बुक का, जिसमें 3 टाइप्स के शारीरिक गुण बताए थे हमारे। फर्स्ट क्या था हमारा? एंडोमॉर्फ था, मेसोमॉर्फ सेकंड था और एक्टोमॉर्फ थर्ड था, ठीक है। एंडोमॉर्फ को हम गोलाकार भी बोलते हैं हिंदी में, और मेसोमॉर्फ को हम मध्यकाल बोलते हैं, एक्टोमॉर्फ को हम लंबाकार बोलते हैं। दूसरा मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बताती हूँ इसी का, जो शारीरिक गुणों का ही है हमारा, शारीरिक दृष्टि से ही देखा जाए तो इसमें जो एंडोमॉर्फ होता है, जो गोलाकार प्रवृत्ति के होते हैं, उनके पॉइंट भी दिए गए हैं, और पॉइंट 100% क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे पॉइंट पूछे गए थे कि कितने कितने नंबर में इनको हम शो करते हैं। तो जो हमारा एंडोमॉर्फ वाला होता है वो उसका फर्स्ट वाले का होता है 7-1-1, ठीक है। ये हमारा एंडोमॉर्फ का होता है। ये आपको कंपल्सरी याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या था हमारा? दूसरा था हमारा मेसोमॉर्फ होता है, तो जो मध्यकाल वाला होता है, इसका होता है 1-7-1। आपको एक ट्रिक भी बना लेनी है। जैसे एंडोमॉर्फ होता है, गोलाकार होता है, वो हमारा फर्स्ट वाला होता है, तो फर्स्ट में क्या आएगा? 7-1-1, ठीक है। फिर ये आ गया आपका मध्यकाल वाला हो गया, ठीक है। मध्यकाल वाले में 1-7-1। और जो हमारा एक्टोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ होता है जो लंबा पतले होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं लंबाकार भी बोलते हैं इसको हम, एक्टोमॉर्फ को। इसके होते हैं 1-1-7। ये 3 के 3 पॉइंट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आज पहले की तरह इजी पेपर नहीं आता अभी। आप सेल्डन ने जो एक बुक है जिनकी, एटलस ऑफ मैन, इसी बुक से मतलब एक क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% बनता है, तो आपको ये टॉपिक अपना क्लियर करना है। दूसरा एक्टोमॉर्फ होता है, वो कैसे एंडोमॉर्फ बता देती हूँ फर्स्ट में। एंडोमॉर्फ होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं लोग, उनमें पता है क्या? वो मोटे गोलू मोलू से होते हैं। उसमें ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एंडोमॉर्फ में किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इसमें तो पूछ रखा है किस दृष्टि के लोग होते हैं। सेल्डन ने जो व्यक्तित्व के गुण बताए, लेकिन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है जो एंडोमॉर्फ होते हैं, जो गोलू मोलू लोग होते हैं, ठीक है, वो किस प्रवृत्ति में आते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है जैसे वसा के रूप में विशेष तौर पर विशेषता होती है इनकी। आमतौर पर कम वजन कम करने के लिए इनमें कठिनाई होती है। ये आउटगोइंग होते हैं, ये फ्रेंडली होते हैं, खुश और मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। लेकिन इनमें एक दूसरा भी होता है, आलसी और स्वार्थी भी होते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो आलसी और स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो ये आते हैं आपके एंडोमॉर्फ में आते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है इसमें? मेसोमॉर्फ है। मेसोमॉर्फ में क्या है? कठिन मांस वाले होते हैं, जो मोटी चमड़ी होती है जिनकी, और अच्छी मतलब प्रवृत्ति के होते हैं। वो लोग अच्छे रूप में हमेशा नज़र आते हैं। उनकी विशेषता क्या होती है? वो प्रतिस्पर्धी होते हैं, बहुमुखी होते हैं, और कठिन परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा? एक्टोमॉर्फ रह गए अभी। पतली, कमज़ोर और आमतौर पर कम टेस्टोस्टेरोन के स्तर के साथ लंबे होते हैं वो। उनकी विशेषता क्या होती है? इंटेलिजेंट होते हैं, शांत होते हैं और जागरूक होते हैं, अंतर्मुखी और चिंतित के रूप में भी इनको वर्णित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है।
इसलिए आप एक बार इसको गूगल करके तब जाएं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल का क्षेत्र अनुमान लगाना कठिन है, ऐसा किसका मानना है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपका पास में है, तो आप रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप। और कई बार है अगर हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि नोटबुक में अगर आप नोट डाउन करते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। दूसरा, अगर गलत किया है और फिर आप राइट पे निशान लगाएंगे। फर्स्ट में आप, जैसे मैं बोलती हूँ, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है, ऐसा मानना है। तो ये डॉक्टर नैस और डॉक्टर विलियम का मानना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। आपने नोटबुक में नोट डाउन किया तो आपने बी किया। ठीक है, बी आपका रॉन्ग हो गया, बट आप फिर उसके बाद आंसर सुनने के बाद डॉक्टर नैस और डॉक्टर विलियम करेंगे, ऑप्शन ए करेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर ये वाला आंसर आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको हमेशा ये याद रहेगा कि मैंने नोट डाउन कर लिया था बी और फिर मेरा रॉन्ग हो गया था, फिर मैंने ए किया था। इसलिए आप जो गलत होते हैं हमारे, वो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विद्यालय में आदर्श व्यायामशाला होनी चाहिए। विद्यालय में आदर्श व्यायामशाला होनी चाहिए, वो आपकी 20 मीटर लंबी होनी चाहिए, 6.5 मीटर चौड़ी, 3 to 6 मीटर ऊंची होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 19 अगस्त 1992 को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में से गुजरती है। पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में से गुजरती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये होता है आपका 5। दूसरा, ये भी पूछ लिया जा सकता है आपकी पाचन क्रिया हमारे शरीर में स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है, तो ये आपकी मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका, व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है। व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है, तो ये आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, किस शिक्षाविद ने शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाले शिक्षा को शारीरिक शिक्षा माना है। ठीक है, ये किसने माना है, तो ये आपका जेपी थॉमस ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप नोट डाउन करते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे आपके टोटल कितने मार्क्स बने हैं अभी। ठीक है, प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा है। प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा है, तो ये आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 2 भागों में बांटा है। निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की क्रिया का आरंभ किस अंग से होता है। बालक का जो विकास होता है वो स्टार्टिंग में किस क्रिया से होता है, तो ये आपका आएगा सिर से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, क्योंकि निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की क्रिया का आरंभ किस अंग से होता है, ये सिर से इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं, जैसे पैरों को उठा के रखते हैं पीछे से और अपने सर का स्टैंड बना लेते हैं, सबसे पहले स्टैंड उनके हेड का होता है। ठीक है, इसलिए हमारा सिर से दिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव यांत्रिक विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये गलत पूछा गया है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, जैव यांत्रिक विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये कौन सा कथन गलत रहेगा हमारा, इसका कोच के लिए आवश्यक नहीं है। इसका ज्ञान कोच के लिए कंपलसरी होता है, बट इसमें दिया गया नहीं है क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है और हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को ठीक से रिवाइज ही नहीं करते। कई बार आप क्वेश्चन को अगर डबल रिवाइज करेंगे तो उसमें आंसर आपको अपने आप नज़र आने लग जाता है। जैव यांत्रिक विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसका ज्ञान कोच के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, मतलब गलत कथन कौन सा है। ठीक है, अस्तित्ववाद के संबंध में बताना है हमारे को, तो ये रहेगा हमारा, ये इसके अनुसार मनुष्य का पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। अस्तित्व में हम स्वतंत्र हैं क्यों नहीं है।
ठीक है, इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक रस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? आंतरिक रस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो ये रहेगा आपका माल्टेस, एरिप्सिन, लाइपेज, ऑल ऑफ दीज। कि ये सभी के सभी होंगे, माल्टेस, एरिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हुआ? शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन का पाचन तंत्र अच्छा होता है और वे भारी भोजन को भी पचा जाते हैं? देखो ये कौन से आ गए अभी, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। ये मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर अभी समझाया था, किन का पाचन तंत्र अच्छा होता है और वे भारी भोजन को भी पचा जाते हैं। ये आप क्वेश्चन में मैंने, क्योंकि आपको ऊपर अभी पूरा का पूरा मैंने अभी आपको अच्छे से सॉल्यूशन दिया था इसका। तो जो मोटे वाले होते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र अच्छा होगा, वो भारी भोजन को भी पचा जाएंगे। तो वो कौन सी प्रवृत्ति के लोग होते हैं? वो होते हैं एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ से आप ये याद रख लेना कि वो गोलाकार प्रवृत्ति के होते हैं। इनके पॉइंट कौन से होते हैं? 117 वाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित पूछा गया है इसमें, तो इसका आंसर हमारा रहेगा डी, यह शारीरिक क्षमता को कम करती है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्षमता को कम नहीं करती, बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, और इसमें दे रखा है कि कम करती है, तो इसमें असत्य कथन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं। पिकनिक या पिग्मी लोग कौन से होते हैं? मैंने बताया फ्रेंडली होते हैं, वो कौन से लोग होते हैं? ठीक है, इसमें भी यही क्वेश्चन, देखो हमारे एक ही सेल्डन की बुक से 3 क्वेश्चन हमारे एक ही पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? गोल, भारी शरीर और हंसमुख वाले। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गोल, भारी शरीर के तथा हंसमुख स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि जो खुश रहेंगे वही हंसमुख स्वभाव वाले होंगे ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किलपैट्रिक द्वारा सीखने को इन 3 वर्गों में बांटा गया है। किलपैट्रिक ने जो 3 सीखने की वो दी हैं हमारे को, ट्रिक दी हैं, तो वो कौन सी हैं? सहयोगी, सहवर्ती और मुख्य सीखना। सहयोगी होता है हेल्प करना किसी की, सहवर्ती भी इसी का मतलब है, और मुख्य सीखना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं है, काफ़ी आए हैं नहीं। शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है। देखो कार्मिक प्रबंध करना भी काम होता है, मनोरंजन करना, वित्तीय प्रबंध करना, ये सारे फिजिकल एजुकेशन में आते हैं। बट कार्यक्रम का निर्माण करना, ठीक है, ये इनके जो संगठन कार्यकर्ता होते हैं वो कार्य का निर्माण नहीं करते। निर्माण कोई और करता है और ऑर्गेनाइज कोई और करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। देखिए नहीं है, काफ़ी जगह पे आया है इसमें। ठीक है, हम कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते। शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे हम जल्दी से रीड कर लेते हैं और फिर आंसर को हम गलत ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, याद से पढ़ना, ठीक से केयरफुली पढ़ना होता है हमारे को क्वेश्चन। इसमें क्या आएगा हमारा? सतह और आयु। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये क्षेत्र की विधि को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? सीखने के नियम से संबंधित नहीं है, किसने सीखने के नियम को नहीं बताया? तो ये थे आपके जेम्स मिल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व का प्रमुख कर्तव्य क्या है? अच्छा, जब भी आप लीडरशिप करते हो तो इसके मतलब क्या क्या कारण होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लीडरशिप के सारे गुण आपको पता होने चाहिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व का प्रमुख कर्तव्य क्या है? ये आपका रहेगा शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना, मतलब ऑब्जर्वेशन करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें
और जो न्यू व्यूवर हैं हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फालतू का कंटेंट नहीं लेके आती, जो भी आपके इम्पोर्टेंट होता है वही बताती हूँ आपको, और आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ना होता है। ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ स्पोर्ट्स के सदस्य कितने हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ पे रहेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये पटियाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है, ये कथन किसका है? ठीक है, प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य और ज्ञान का सिद्धांत देता है, ये कथन किसका है? ये जेम्स वी प्रेट का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1960 में भारत की ओर से रोम ओलंपिक में प्रेरक के रूप में किन दो व्यक्तियों को भेजा गया था? तो ये आपको रखना है, कोल और कपूर के नाम से याद रखना है, एम के कोल और एम कपूर को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कोल और कपूर याद रखेंगे, जल्दी इजी रहेगा याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेट, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय को किस वर्ष युवा मामले के खेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ले लिया गया था? तो ये कब लिया गया था? आपका 2000 में लिया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरा मैं बता दूं, जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक महाविद्यालय है, इससे भी एक ना एक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आप थोड़ा इसको भी रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार्ल्स एब्यूचर ने खेल के उपकरण में को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित उपकरणों का उल्लेख किया है? तो किन किन का किया है? समानांतर सलाखें, हार्डल्स, ओडोमीटर, हॉरिजॉन्टल बार, रनिंग ट्रेडमिल्स, एर्गोमीटर और गोल पोस्ट। ए और बी दोनों आएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे के सारे इनका सब का चार्ल्स एब्यूचर ने खेल के उपकरणों को, इन सब को परिभाषित किया है, सबको डिटेल में समझाया है कि क्या हार्डल्स क्या होते हैं, ओडोमीटर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बार कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल के लिए मैदान का आकार निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? फुटबॉल का जो मैदान का आकार था वो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल के गोल क्षेत्र का आकार क्या होता है? फुटबॉल के गोल क्षेत्र का आकार क्या होता है? तो ये होता है 6x20 गज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ओके, आज ये हमारे क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं। ये है 31st क्वेश्चन है हमारा, खेलों में लगने वाली चोटों के फ्रैक्चर का प्रतिशत कितना होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा मैं एक न्यू क्वेश्चन देती हूँ आपको, ठीक है। हिथ कार्टर फार्मूला किसने दिया था? आज मैंने आपको समझाया था, ठीक है। सेल्डन की बुक आपको पढ़नी होगी इसके लिए। जो सेल्डन का जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा सेल्डन वाला, उसमें हमने 3 क्वेश्चन एक ही पेपर में देखे, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ आपको 100% ये टॉपिक आपका कंपल्सरी आता है, नेसेसरी आता ही आता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड है हिथ कार्टर फार्मूला किसने दिया था? ये भी आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि आप जैसे ही सर्च करोगे उसमें आपको 50 क्वेश्चन की नॉलेज कम से कम एक ही टॉपिक पे मिलेगी, और वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो न्यू व्यूवर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक भी कर दें। थैंक यू।